मुस्लिम वोट नहीं बढ़ता, बल्कि मुस्लिम वोट के पोलराइजेशन की वजह से दूसरे वोट का, बीजेपी के वोट का पोलराइजेशन बढ़ता है। ये नुकसान है इस इत्तेहाद का, ये भी समझना चाहिए। मुसलमानों को पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तौर पर कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी, स्टेट टू स्टेट अपने वोट को डिफर करने की तकनीक अब समझनी चाहिए और उसके मुताबिक वोट करना चाहिए। अब लोग आरएसएस को कम जानते हैं, मोदी जी को ज्यादा जानते हैं। ये जो सूरत हाल है ये तकलीफ दे है आरएसएस के लिए और उनके कद को छांटने का। इसके सिवा आरएसएस के पास कोई तरीका नहीं है कि वो हटा दें उनको सामने से और उनको दोबारा बीजेपी को अभी फिलहाल इख्तियार में ना आने दें। उसके लिए सारी की सारी ये गिमिक्स हैं और ये तजाद का इजहार इसीलिए हो रहा है। पूरा मुल्क कंगाल है। मैं सवाल पूछता हूं कि 81 करोड़ लोगों को राशन, मुफ्त राशन पहुंचाने की जरूरत आखिर क्यों पेश आ रही है? 75 साल से मुल्क आजाद है, 81 करोड़ लोगों को राशन की जरूरत पेश नहीं आई। ये पहला मौका है आजादी के बाद कि लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत पेश आ रही है। तो इसकी ये आखिर किसकी वजह से ये जरूरत पेश आई कि लोगों को मुफ्त राशन लेना पड़े? तो अभी ऑक्सफैम ऑफ इंडिया ने जो अपने एक रिपोर्ट शाये की 2 दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा कि 21 लोगों के पास कुल जिनके नामों की फेहरिस्त आ गई, इन 21 लोगों के हाथों में मुल्क के 90% दौलत चली गई। किसने ये दौलत सरकाई? जो गुर्बत और अमीरी के बीच इतनी बड़ी खलीज पैदा हुई है, ये किसने पैदा की है और क्यों पैदा की है? और आखिरकार ये 81 करोड़ लोगों को राशन देना जब बंद हो जाएगा तो ये 81 करोड़ लोग क्या करेंगे? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और खबरों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे खास मेहमान हैं तस्लीम रहमानी साहब, जो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और समाजी कारकुन हैं। एक लंबे अरसे से माइनॉरिटीज के और दूसरे मसाइल को बहुत नजदीक से देखते रहे हैं। देश की सियासत पर अच्छी खासी गहरी नजर है। आज हम जिस इशू पर बात कर रहे हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बीजेपी के लोगों को कुछ नसीहत। वो नसीहत क्या है कि आप माइनॉरिटीज तक भी पहुंच बनाएं, उनसे भी मिलें और चाहे वो वोट दें या ना दें उनसे जरूर मिलें। मुसलमानों के बारे में खास तौर पर जिन लोगों का नाम लिया है वो पसमानदा मुसलमानों का नाम लिया है, बोहरों का नाम लिया है और इस किस्म से उन्होंने कम्युनिटी को बांट करके देखने की कोशिश की है। क्या कुछ है? चूंकि इस साल 9 या 10 रियासतों में इलेक्शन होने हैं। अगले साल फिर लोकसभा के इलेक्शन है 2024 में और 4 रियासतों के इलेक्शन उस अगले साल में भी हैं। तो ये पूरे इलेक्शनों का एक तरह से सीजन चलेगा। इसमें प्रधानमंत्री जी क्या कुछ चाहते हैं, बीजेपी को हुकूमत में बाकी रखने के लिए क्या कुछ करेंगे, पार्टी क्या करेगी, इस पर बात कर रहे हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से। रहमानी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि मोदी जी की इस वक्त जो उन्होंने बात कही है माइनॉरिटीज से मुताल्लिक, क्या इसमें कहीं कोई नयापन है या पुरानी बात को नए अंदाज से कहा गया है? मुझे तो लगता है कि बहुत सारे जुमलों की तरह एक जुमला ये भी है। और आपने फरमाया कि इंतखाबात होने वाले हैं और इसमें आप बड़ी दिलचस्प बात ये नोट करनी चाहिए। आपने फरमाया 10 रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं और ये 2024 लोकसभा के इलेक्शन से पहले होंगे। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प रियासत है कश्मीर। अभी तो आज इलेक्शन कमीशन ने 3 रियासतों का जो नॉर्थ ईस्ट की हैं, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय का तो ऐलान आज तारीखों का हो गया। और मई के महीने में कर्नाटक में इलेक्शन है जो बीजेपी की के लिए सबसे अहम रियासत है। लेकिन उसी मई के महीने में मौसम वगैरह को साजगार देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने आज इशारा भी दे दिया कश्मीर में भी इंतखाब हो सकता है। तो कश्मीर तो एक जाहिर है कि मुस्लिम डोमिनेटिंग रियासत है,
तो एक बैकग्राउंड तो ये समझना चाहिए कि जब वो ये कहते हैं कि मुसलमानों से भी राब्ता करें भले ही वोट दे या ना दे, तो ये इसको मेरा ख्याल है इस नुक्ता नजर से अभी देखा नहीं गया होगा कि ये इशारा कश्मीर की जानिब भी हो सकता है कि कश्मीर में जो वादी के मुसलमान हैं, जहां 10 जिले हैं, 20 जिले हैं जम्मू एंड कश्मीर के, अब तो यूनियन टेरिटरी है वो, तो उन जिलों की तरफ भी इशारा है। ये एक बात है। दूसरी बात ये कि पसमानदा मुसलमानों को लेके तो जून जुलाई से ही बीजेपी मुस्तकिल कह रही है कि पसमानदा, तो ये जो बात पसमानदा की जाती है, ये असल में मुसलमानों को तोड़ने की, मुस्लिम वोट को तोड़ने की एक कोशिश है। बीजेपी बहरहाल ये बात अच्छे तरीके से जानती है कि मुसलमान पसमानदा गैर पसमानदा क्या चीज होती है तो बीजेपी जाने, लेकिन मुसलमान एज ए होल बीजेपी को अभी वोट देने नहीं जा रहे हैं। ये बात बीजेपी जानती है अच्छे तरीके से। और अगर इस बहाने से एक 2-3% वोट भी उनको कहीं मिल जाता है तो उनको दो फायदे होंगे। कुछ तो वोट बढ़ जाएगा, कुछ मुसलमानों का वोट जो मुत्तहिद होके पड़ता रहा है उससे उनको निजात मिलेगी। ये एक बड़ा खतरा है हमेशा के लिए। आमतौर पे मुसलमानों में ये बात कही जाती है कि मुसलमानों का वोट तकसीम हो जाता है, और आपको याद होगा मैंने हमेशा कहा है कि ये मफरूजा है जो आरएसएस ने फैला रखा है कि मुसलमानों का वोट तकसीम होता है। इसके लिए मिसाल के तौर पर मैं 2022 का ही उत्तर प्रदेश के इंतखाब की मिसाल देता हूं। 95% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट दिया। तो कहां तकसीम हुआ मुसलमानों का वोट? इसी तरीके से मुसलमानों का वोट इस बात पे मुत्तहिद रहा, हालांकि ये भी गलत स्ट्रेटेजी में मानता हूं कि हम बीजेपी को हराने वालों को वोट देंगे। हर मर्तबा वोट वहीं पे मुत्तहिद होता है जहां बीजेपी को हराने, और इस बात पे भी इत्तेहाद मौजूद है कि मुसलमान बीजेपी को वोट न दें, इसमें भी इत्तेहाद मौजूद है। तो आम तौर पर मुस्लिम वोट बाय एंड लार्ज किसी भी दूसरी कम्युनिटी का वोट इतना मुत्तहिद नहीं होता जितना वोट मुसलमानों का मुत्तहिद होता है, और ये प्रोसेस हर रियासत में चलता है। आप बिहार में 2020 का इलेक्शन देख लीजिए कि वहां पर जो महागठबंधन था, उस महागठबंधन को मुसलमानों ने वोट दिया तेजस्वी यादव की कयादत में। तो इस तरह ये इल्जाम अपने सिर पे लेना कि मुस्लिम वोट बढ़ जाता है, मुस्लिम वोट नहीं बढ़ता, बल्कि मुस्लिम वोट के पोलराइजेशन की वजह से दूसरे वोट का, बीजेपी के वोट का पोलराइजेशन बढ़ता है। ये नुकसान है इस इत्तेहाद का, ये भी समझना चाहिए। मुसलमानों को पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तौर पर कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी, स्टेट टू स्टेट अपने वोट को डिफर करने की तकनीक अब समझनी चाहिए और उसके मुताबिक वोट करना चाहिए। तो ये जो मुस्लिम प्रेम बीजेपी के ने दिखाया है या वजीर आजम ने दिखाया है, ये महज एक इलेक्टोरल टैक्टिक, एक गिमिक है। अदरवाइज आप देखें तो आरएसएस जो मेंटोर है बीजेपी की, उसके चीफ तो मुस्तकिल कह रहे हैं कि साहब मुसलमान इजहार तफव्वुक को बंद करें, अपना इजहार बरतरी का को बंद करें। वो बार बार कह रहे हैं कि हिंदू हालत जंग में है, और इस हालत जंग में होने की वजह से वो जो अगर एग्रेसिव है तो वो जेन्युइन है। तो उन्होंने जो हिंदुत्ववादियों की तरफ से तशद्दुद के जो वाकयात होते हैं, एक तरह से आरएसएस के चीफ ने उसे जायज ठहराया और उसको प्रमोट किया, उसको इनवाइट किया कि उसको मजीद किया जाना चाहिए। तो एक तरफ ये आरएसएस का स्टैंड है, दूसरी तरफ उसकी परवरदा पार्टी बीजेपी का स्टैंड ये है कि वो मुसलमानों के साथ एंगेज करें। तो ये दोनों में जो एक तजाद है, ये बता रहा है असल में बीजेपी की बेचैनी को, कि बीजेपी का जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आएगी सामने, वो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अपोजिशन दो खेमों में बट के बीजेपी से मुकाबला करेगा, और एक यूपीए होगा जो कांग्रेस की कयादत में होगा, एक तीसरा मोर्चा भी बन के सामने, बहरहाल उसके खतोखाल सामने आ रहे हैं। एक वो भी लड़ेगा, रियासतों में वो लड़ेगा, जहां कांग्रेस है वहां यूपीए लड़ेगा। तो ये बीजेपी के लिए बेचैनी का सबब है, और खुद आरएसएस के लिए ये बेचैनी का सबब है कि बीजेपी के लीडरों का, खासतौर पर वजीर आजम और उनके जोड़ीदार,
उनके शिराकतदार अमित शाह साहब का इतना बड़ा कद जो आरएसएस से भी बड़ा हो गया है, इसे कोई आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कबूल नहीं कर सकती। और आरएसएस के पास कोई तरीकाकार अब मौजूद नहीं है मोदी साहब के कद को कम करने का। अब लोग आरएसएस को कम जानते हैं, मोदी जी को ज्यादा जानते हैं। ये जो सूरत हाल है, ये तकलीफ दे है आरएसएस के लिए और उनके कद को छांटने का। इसके सिवा आरएसएस के पास कोई तरीका नहीं है कि वो हटा दें उनको सामने से और उनको दोबारा बीजेपी को अभी फिलहाल इख्तदार में ना आने दें। उसके लिए सारे के सारी ये गिमिक्स हैं और ये तजाद का इजहार इसीलिए हो रहा है। तो ये जो आपने कहा कि आरएसएस को चाहिए कि मोदी को हटा दें, तो ये और साथ साथ आपने ये भी कहा कि अब ऐसा लगता है कि मोदी का जो कद है वो आरएसएस से कहीं बड़ा हो चुका है। मोदी खुद कह चुके हैं कि वोट आप कमल पे दो तो मोदी को वोट मिल जाएगी, मुझे वोट मिल जाएगी। तो ऐसी सूरत में अच्छा, एक बात और आपने कही कि एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी अगर सादा अल्फाज में कही जाए तो ये कि हुकूमत से लोग नाराज हैं, लेकिन इस हुकूमत का तो कोई एक काम भी ऐसा नहीं है जो पब्लिक के लिए कुछ अच्छा किया हो। तो ये तो सब कुछ, नोटबंदी से लेकर के 2016 से जीएसटी और तबाही और हर कुछ, जिस तरह से ये कोरोना के दौर में जिस तरह से लोगों को हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, इनके स्कोर बोर्ड पर तो कहीं भी कुछ इनके लिए कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि वो हिंदुत्व कहें। आप इसको कैसे कहते हैं? क्या ये नॉर्मल एंटी इनकम्बेंसी है? पहले हमने हुकूमतें बदलती देखी हैं, थोड़ी बहुत नाराजगी भी हुई तो हुकूमत बदल गई। यहां तो बहुत ज्यादा हालात खराब बजाहिर अवामी सतह पर अगर देखा जाए तो। देखिए, ये इलेक्शन, ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी की पिछले 8 साल में सिर्फ इलेक्शन लड़ने की स्ट्रेटेजी बनाती रही है और इलेक्शन लड़ती रही है। और कैसे कहां पर सरकार को बदले, कहां हारी हुई जगह पर भी अपनी सरकार बना ले। मतलब नागालैंड में अभी इलेक्शन हो रहा है, मेघालय में बीजेपी की 60 में से सिर्फ 2 सीट है, लेकिन उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौजूद है उन्हीं 2 में से एक। तो ये इसी तरीके से आप देखें, महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार, कर्नाटक की चुनी हुई सरकार, ये सब में कांग्रेस जीती थी और वहां से इन्होंने सबको हटा के बीजेपी की सरकारें बना ली। तो पूरे वक्त भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने अपने आप को इलेक्शन के एक बॉडी बना के रखा है कि वो इलेक्शन जीते, और अगर न जीते तो जिसकी सरकार बनी है उसकी सरकार तोड़ के कैसे बनाए। ये एक काम है जो पूरे वक्त बीजेपी ने किया। और इसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी बातें, जुमले और बयानात और ये सब कुछ करते रहे। इनकम्बेंसी का जहां तक ताल्लुक, ये रीजन है और कि इनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत इफेक्टिव होती भी हमको दिखाई देती नहीं है। आप देखिए, गोवा में भी और अभी गुजरात के इलेक्शन में भी ये कोई कह सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी तो गुजरात में 27 साल की होनी चाहिए थी, वहां पे क्यों नहीं हुई? 156 सीटें आ गई। सब टेक्निकल वोटिंग के जरिए ये हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी होती है। उसकी एक मिसाल एंटी इनकम्बेंसी की है, ये 2012 में एक मूवमेंट खड़ा हुआ अन्ना हजारे का। वो कांग्रेस की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ था। ठीक 8 साल की सरकार जो यूपीए की थी उसके खिलाफ 2012 में अन्ना हजारे खड़े हो गए। वो बीजेपी ने किया था, आरएसएस का सारा कैडर था जो अन्ना हजारे के साथ खड़ा हुआ था, उसके चरबे से केजरीवाल को पैदा कर दिया, उसी एंटी इनकम्बेंसी के चरबे से। और उसी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से यूपीए हटके एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बन गई थी। अब बीजेपी के मामले में ये एंटी इनकम्बेंसी उस तरीके से इसलिए मुतासिर नहीं होती, जैसा आपने फरमाया कि उन्होंने एक नारा हिंदुत्व का दे रखा है और उसमें वो हिंदू वोटरान को डरा के, और डर भी काहे का? डर ये कि आप अगर हमको वोट नहीं देंगे तो मुसलमान छा जाएगा, तो मफरूजा, एक छलावा। तो ये हिंदू मुस्लिम करके एक आम आदमी को ये तासुर देते हैं कि रोटी मिले या ना मिले, कारोबार मिले या ना मिले, नौकरी मिले या ना मिले, तमाम 21 आदमियों के हाथों में सारे मुल्क की दौलत भले ही चली जाए, हम 81 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचा देंगे, लेकिन आप वोट दीजिए बीजेपी को ताकि हिंदू वर्चस्व। तो नेशनलिज्म के इस मफरूजे की बुनियाद पर बीजेपी इलेक्शन लड़ती है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
पूरा मुल्क कंगाल है। मैं सवाल पूछता हूं कि 81 करोड़ लोगों को राशन, मुफ्त राशन पहुंचाने की जरूरत आखिर क्यों पेश आ रही है? 75 साल से मुल्क आजाद है, 81 करोड़ लोगों को राशन की जरूरत पेश नहीं आई। ये पहला मौका है आजादी के बाद कि लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत पेश आ रही है। तो ये आखिर किसकी वजह से ये जरूरत पेश आई कि लोगों को मुफ्त राशन लेना पड़े? लेकिन इस सवाल पे ना तो कांग्रेस इस पे सवाल खड़ा करती है और ना दूसरे लोग सवाल उठाते हैं कि 81 करोड़ लोगों को, इस मुल्क के 60% पॉपुलेशन को मुफ्त अनाज की जरूरत आखिर क्यों पेश आ गई? जबकि हमने 62 की जंग भी देखी, 71 की जंग भी देखी, इतनी बड़ी बड़ी जंगों के बाद भी प्राइस राइज हुआ, कीमतें बढ़ी, आसमान से बात करने लगे। इसके बावजूद 81 करोड़ लोगों को इस मुल्क में मुफ्त राशन की जरूरत कभी पेश नहीं आई थी, अब आई है। और कब तक आप इतना राशन दे सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो अभी ऑक्सफैम ऑफ इंडिया ने जो अपने एक रिपोर्ट शाये की 2 दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा कि 21 लोगों के पास कुल जिनके नामों की फेहरिस्त आ गई, इन 21 लोगों के हाथों में मुल्क के 90% दौलत चली गई। किसने ये दौलत सरकाई? जो गुर्बत और अमीरी के बीच इतनी बड़ी खलीज पैदा हुई है, ये किसने पैदा की है और क्यों पैदा की है? और आखिरकार ये 81 करोड़ लोगों को राशन देना जब बंद हो जाएगा तो ये 81 करोड़ लोग क्या करेंगे? ये तो भूखे मरने लगेंगे। तो क्या हम श्रीलंका की तरह से नहीं हो जाएंगे? ये इतने बड़े और इतने संजीदा सवालात हैं जिसकी तरफ से तवज्जो हटा के आप हिंदू नेशनलिज्म को आगे कर रहे हैं और नौजवानों को नौकरियां देनी बंद कर दी। आर्मी में आप 4 साल के लिए सिर्फ नौकरी देंगे, दूसरी जगहों से आप छटनी, प्राइवेट सेक्टर छटनी करता चला जा रहा है। गवर्नमेंट में सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स आ रहे हैं, परमानेंट जॉब नहीं दे रहे। यूजीसी ने जॉब देने बंद कर दिए यूनिवर्सिटी को, सबको कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं। एक आम आदमी के पास कैश फ्लो खत्म हो गया और आरबीआई कहता है कि कैश मार्केट में कैश का फ्लो बहुत ज्यादा है, हालांकि कैश नहीं है। तो ये सारे वो अवामिल हैं जिनसे तवज्जो हटाने के लिए ये जुमलेबाजी की जा रही है। तो एक तरफ आरएसएस को प्रॉब्लम है कि उनकी एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो 100 साल से एक तपस्या कर रही है, सही या गलत, नफरत अंगेज है या मुल्क के मफाद में, जैसी भी है, एक आइडियोलॉजिकल एक मूवमेंट है जो 100 साल से वो चला रहे, और उस मूवमेंट पर एक आदमी पैर रख के खड़ा हो जाए, खाली नरेंद्र मोदी खड़े हो जाए इस मूवमेंट के, तो नरेंद्र मोदी हटेंगे तो पूरा का पूरा मूवमेंट खत्म हो जाएगा, बीजेपी भी खट जाएगी। तो ये जो खतरात हैं, इसके तहत अब बीजेपी और आरएसएस के बीच खेचातानी की एक सूरत हाल पैदा हुई है, जिसकी वजह से वजीर आजम को ये बयान देना पड़ा है। अच्छा, अभी हाल ही में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में बीजेपी हारी है, और इसके साथ साथ एक वाकया, बड़ा वाकया सियासी जो हो रहा है, वो भारत जोड़ो यात्रा का हो रहा है, जिस पर कई अपोजिशन के लीडर्स ने राहुल गांधी की लीडरशिप में या किसी तरह से ऐसे इशारे दिए हैं कि अगर अपोजिशन मुत्तहिद हो जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। क्या बीजेपी राहुल गांधी की इस यात्रा से भी खौफजदा लगती है आपको? आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो कामयाब हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर जगह बहुत बड़े मजमे भारत जोड़ो यात्रा ने लिए हैं, लेकिन इस यात्रा की कामयाबी इलेक्शन में भी ट्रांसलेट होगी, ये कहना अभी क़ब्ल वक्त है। इस यात्रा की कामयाबी के पीछे कुछ वजूहात और भी हैं, जो असल वजह है बीजेपी के खौफजदा होने का। इसमें कोई शक नहीं कि यात्रा से बीजेपी खौफजदा हुई है, लेकिन ये खौफजदगी क्यों आई है? ये इसलिए आई है कि आप गौर कीजिए कि अयोध्या के जो राम मंदिर बन रहा है, उसके पुजारियों ने तहरीरी तौर पर इस यात्रा की हिमायत की है, हालांकि वो कांग्रेसी नहीं है। दूसरी चीज, विश्व हिंदू परिषद जो सबसे ज्यादा वायलेंट हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर चंपत राय ने तहरीरी तौर पर यात्रा की हिमायत का ऐलान किया है। तीसरी तरफ आरएसएस ने इस यात्रा की मुखालफत में एक लफ्ज भी आज तक नहीं कहा, जिसकी वजह से कुछ लोगों को यह शुबा है कि यात्रा में जो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है उसमें आरएसएस कैडर भी शरीक हो सकता है।
ये भी एक शुबे का जाहिर किया। ये इन तमाम चीजों की वजह से बीजेपी को खौफ महसूस हुआ है इस यात्रा से। अब ये यात्रा कांग्रेस के लिए वोट की सूरत में कैसे ट्रांसलेट होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और अब जो चुनाव हो रहे हैं, मसलन नागालैंड में कांग्रेस के पास अच्छा वोट था, मेघालय में अच्छा वोट था, अभी कर्नाटक में वो जीते थे पिछला इलेक्शन, कर्नाटक में मई में इलेक्शन होगा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होगा। तो ये रियासतें रिटेन कर पाती है कांग्रेस या नहीं कर पाती, ये अपने आप में एक बड़ा इम्तहान होगा। ऐसे में ये भी बात जहन में रहनी चाहिए कि मुल्क की 543 लोकसभा सीटों में से महज 220 सीटें हैं जहां कांग्रेस बराह रास्त मुकाबले की पोजीशन में है। 350 के करीब सीटों पे, 325 सीटों पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बीजेपी से मुकाबला करती हैं। ये फर्क सबके जहन में रहना चाहिए। तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस इस मुल्क में बहुत ज्यादा बड़ा है, और ये रीजन है कि तीसरा मोर्चा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पर आप सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, 5 रियासतों को देख लें। 200 सीटें हैं इन 5 रियासतों में, और 5 रियासतों में कांग्रेस नहीं है, ना बिहार में, ना बंगाल में, ना यूपी में, ना झारखंड में, और ना ही उड़ीसा में। उड़ीसा में तो एक लंबे अरसे से नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी सीटें, 200 सीटें तो ये हो गई। इसके अलावा अभी तेलंगाना को देख लीजिए, आंध्र प्रदेश को देख लीजिए, तमिलनाडु को देख लीजिए, यहां कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है। केरल में तो मुकाबले पे रहती है। तो इस तरह तकरीबन 350 सीटों पर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बीजेपी का मुकाबला करेंगी या आपस में मुकाबला करेंगी। तो कांग्रेस के लिए अकेले सरकार बनाने के कोई आसार नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है। बीजेपी भले ही हार जाए, लेकिन कांग्रेस अगर जीतेगी तो किसी ना किसी ऐसे छुपे हुए स्विंगिंग वोट से, जो कैडर वोट होता है, जो किसी के इशारे पे कहीं भी ट्रांसफर हो जाए, उसकी वजह से जीत के 150 के करीब सीटें कांग्रेस बड़ी मुश्किल से 100 सीटें या 150 के बीच कुछ हासिल कर पाए तो सरकार बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो यानी वैसे राहुल गांधी का जो अब जो 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 बयानात हैं, वो जिस तरह से कांग्रेस सबसे पहले मुख्तलिफ रियासतों में ये गलती कर चुकी है कि वो रीजनल पार्टियों को सीटों के बंटवारे में अक्सर अपना ही हिस्सा ज्यादा बड़ा रखना चाहती थी। अब क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में वो हम्बलनेस बढ़ेगी अपोजिशन रीजनल पार्टियों के साथ एकोमोडेट करने में? वो मैं समझता हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होगा अगर कोई तब्दीली की तरफ कोई बात आए। अब ये सवाल बाकी नहीं बचा है कि कांग्रेस में हम्बलनेस बचेगी या नहीं बचेगी। अब सूरत हाल बदल गई है। अब मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव को जब बुलाया गया भारत जोड़ो यात्रा में, तो वो नहीं आए। लेकिन टीआरएस ने जब खम्मम में आज रैली की तो वो वहां पहुंच गए। इससे आप समझिए कि हम्बलनेस होना या ना होना कांग्रेस की चॉइस नहीं है। अब रीजनल ग्रुप इतने ताकतवर हो गए कि चॉइस उनके हाथों में है कि वो कांग्रेस को अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू का जो इश्तराक है, उनका जो इल्हाक है, वो तय करेगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें दे या ना दे। ममता बनर्जी के साथ अगर वो आज कोशिश करते हैं तो ममता बनर्जी तय करेंगी कि वो कांग्रेस को सीटें दें या ना दें। कांग्रेस के पास कोई चॉइस नहीं है। उड़ीसा में आप बताइए कि बीजू जनता दल मुस्तकिल इलेक्शन जीतता चला आ रहा है। बीजेपी की इतनी बड़ी लहर में भी बीजू जनता दल नहीं हारा। 20 सीटें उड़ीसा में हैं, 20 की 20 सीटें वो जीत जाते हैं। वो तय करेंगे कि कांग्रेस को अकोमोडेट करना है या नहीं करना। इसलिए मैंने कहा कि 200 सीटें तो वैसे ही साफ हो गई, जहां कांग्रेस के पास कोई चॉइस है नहीं सिवाय इसके कि जो वो दे दें उस पर सब्र कर लें। तो कांग्रेस का इख्तियार नहीं है उन सीटों पर, और जहां कांग्रेस लड़ती है वहां दूसरी पार्टियां बहरहाल उनका कोई इख्तियार नहीं है। मसलन राजस्थान में अगर जाके समाजवादी पार्टी सीटें मांगने लगे तो कांग्रेस नहीं देगी।
या मध्य प्रदेश में या गुजरात में या कर्नाटक में तो जेडीएस है, लेकिन और कोई पार्टी जाके क्लेम करे तो उन 200 सीटों पे जो कांग्रेस की हैं वहां ये पार्टियां नहीं मांग सकती, और जहां ये पार्टियां हैं वहां कांग्रेस नहीं मान सकती। तो ये पाले बिल्कुल खिंचे हुए हैं, कांग्रेस के पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड है, तो हम्बल तो होके उन्हें रहना ही पड़ेगा। हाँ, अच्छा, अब नतीजे के तौर पर आप लोगों को अब क्या कहेंगे, क्या मशवरा देंगे, क्या जिस तरह से बीजेपी अपने बयानात को बड़े ट्रिकी तरीके से बदलती है, बताती है, एक दिन एक बयान आता है, दूसरे दिन दूसरा आता है, कंफ्यूज करने का कुछ होता है। आप आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि ये बीजेपी किस तरफ ले जाना चाह रही है मुल्क को, कहां कैसे बात बनेगी, मुल्क सीधे रास्ते पर आएगा या नहीं आएगा, यानी धर्मनिरपेक्ष देश बचेगा या नहीं बचेगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो ये कहूंगा कि बीजेपी की किसी भी चाल में और उनके जुमलों का शिकार ना हो। पहली चीज तो ये जुमले हैं, ये कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब वादे हैं, वादों का क्या, इन बातों में ना आए, ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि रीजनल फोर्सेस जहां कहीं भी ताकतवर हैं, रीजनल फोर्सेस को ही वो अपना वोट करें, और हर स्टेट में अलग अलग वोट उन्हें करना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने किया तो यकीनी तौर पर इसके इम्कानात इस वक्त हैं कि बीजेपी को हराया जा सकता है। बीजेपी नाकाबिले तस्खीर हरगिज भी नहीं है। सवाल यह है कि स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग कितनी कामयाब स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि आज भी अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की स्ट्रेटेजी मेरे हाथ में दे दी जाए, बात जरा सी बड़ी है, लेकिन मैं यकीन से कह रहा हूं कि मेरे हाथ में दे दे, तो मैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी अगर 50 सीट हार जाए तो मरकज में सरकार नहीं बना सकती, ये बात बिल्कुल तय है। कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अगर आज उसके पास 67 सीटें या 65 सीटें हैं, बीजेपी 22 सीट को क्रॉस अगर ना कर पाई यूपी में, तो मरकज में सरकार हरगिज नहीं बना सकती। इसलिए उत्तर प्रदेश एक बहुत ही अहम रियासत है। उत्तर प्रदेश में बहुत समझदारी के साथ हमको समाजवादी पार्टी के अलायंस और बीएसपी दोनों पार्टियों को जिताना होगा। यह समझने की बात है, हम किसी एक पार्टी की तरफ नहीं जा सकते, हमें दोनों पार्टियों को चुन के दोनों पार्टियों को जिताना होगा। ये दोनों आप देखिए, कम से कम 27 सीटें बीएसपी जीतने की पोजीशन में उत्तर प्रदेश में है, कम से कम 20 सीटें जीतने की पोजीशन में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, कम से कम 5 सीटें कांग्रेस जीतने की पोजीशन में आज की तारीख में है। मैं यकीनी तौर पर कह रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पे कह रहा हूं। तो आप जरा सोचिए, 20 और 47 और 5 53 सीट हो गई, तो बीजेपी के हिस्से में क्या आया? आपने अगर इस स्ट्रेटेजी को अपना लिया तो आप मरकज में बीजेपी को आने से रोक देंगे, ये 100% साबित शुदा बात है। ये बहुत ही अहम बात है कि अगर स्ट्रेटेजी ठीक हो, अगर एक स्टेट में भी जरा संभल के और समझदारी से इलेक्शन लड़ लें तो बीजेपी के सेंटर में आने की उम्मीदें बहुत कम हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम रहमानी साहब, आपने मोदी जी के उस बयान के बारे में, खास तौर पे पसमानदा मुसलमानों को किस तरह से अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से मुसलमानों को बांटने की कोशिश की जा रही है, साथ साथ ये भी जाहिर कर रहे हैं कि हमें वोट भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, भी वोट भी ना दें लेकिन उनसे राब्ता बनाए रखिए। तो ये एक ऐसे मौके पर जबकि मोहन भागवत जी ने मुसलमानों को बहुत ही एक तरह से धमकी भी दी है, डरे ना, यानी डरें, यह कहा गया है, तो इसका मतलब यह है कि धमकी भी और सहलाना भी, ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। लेकिन समझदारी इसी में है कि हर वाक़े को याद रखें और उनको जो मुल्क को बांटने की बात करते हैं उनके खिलाफ तो बहरहाल जाना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क को एक साथ रखना है और इसी में मुल्क की तरक्की है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम रहमानी साहब, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।